क्लास 10th आईएसएससी की जनता भाई, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल में बहुत ही पास आ गए होंगे, और हो सकता है किसी स्कूल में तो प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके होंगे। अब बैक बेंचर सीरीज 2.0 जो बच्चे शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि ऑलमोस्ट हमारा भी सारा सिलेबस बस कवर अप होने पे आ ही गया है। केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, अगले वीक तक ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री हम लोग खत्म कर लेंगे। फिजिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सेम बात बायो और मैथ के लिए भी लागू है। और इसके तुरंत बाद तुम्हारी प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत टॉप नॉच लेवल पर चली जाए, इसके लिए प्री बोर्ड बूस्टर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि तुम प्री बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे पाओ अपने, और साथ ही साथ लगे हाथ बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर लो, ताकि ये सारा झंझट तो तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बन के बैठा है बोर्ड एग्जाम का सारा रिलीज हो जाए। आराम से तुम अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओ कि हाँ भाई हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और बोर्ड अपने आप फिर बहुत आराम से हम दे पाएंगे। तो केमिस्ट्री में आज भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड का ही नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे अमोनिया के बारे में। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अमोनिया का डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अब तुम्हें ये तो पता चल गया होगा स्टडी ऑफ कंपाउंड के अंदर जो चार टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अमोनिया इसमें एक ज्यादा ही कह सकते हो इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि क्लास 10th में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और इसलिए भी आते हैं ना क्योंकि क्लास 11 12 में बहुत सारे बच्चे जो साइंस लेंगे आईसीएसई वाली जनता, उन्हें पता होना चाहिए कि क्लास 11 12th में भी अमोनिया की जो हैबर रिएक्शन है वो बहुत जगह इस्तेमाल होती है, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमोनिया के बेसिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3, और इसका इसलिए जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो आता है 17। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करते होते हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर इनका लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से बनता है, जिसमें नाइट्रोजन के 5 वैलेंस शेल में से 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में से 3 एक एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, शेयरिंग होती है इनकी म्यूचुअल, और एक लोन पेयर हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर बच जाता है अमोनिया के स्ट्रक्चर में। और अगर इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, क्योंकि इन दोनों एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो यहां पर हमें एक एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से यहां पर सब जगह सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर। इसके अलावा अमोनिया के बारे में छोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जब कभी भी हमारे पास अमोनिया गैस बिल्कुल ड्राई होती है तो उसे हम लोग गैसियस अमोनिया बुला सकते हैं या अमोनिया गैस बुला सकते हैं। पर अगर अमोनिया को कूल डाउन करके लिक्विड बना दिया जाए तो इसे लिक्विफाइड अमोनिया बुलाया जाता है। और अगर अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके उसे सैचुरेट कर दिया जाए, सैचुरेटेड का मतलब है कि अमोनिया को जब पानी में डिसॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद अमोनिया अब उस पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, ऐसा सोल्यूशन बुलाया जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अमोनिया का जब वाटर में सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है तो उसे बुलाया जाता है लिकर अमोनिया फोर्टिस। ये नाम याद रखना, कई बार 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि लिकर अमोनिया फोर्टिस क्या होता है। अमोनिया का वाटर में सैचुरेटेड सोल्यूशन, और अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन बनेगा वो अलग होगा, और अमोनिया को जब लिक्विफाई कर दोगे, उसे लिक्विड बना दोगे तो अलग होगा। लिक्विड अमोनिया अलग चीज होती है और अमोनिया का वाटर में सोल्यूशन अलग चीज होता है। याद रखना, लिक्विड अमोनिया एक प्योर कंपाउंड है क्योंकि उसमें बस अमोनिया के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, बट अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक तरह का मिक्सचर है, एक तरह का सोल्यूशन है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, कई बार बच्चे इसको सेम मानते हैं। वाटर में अमोनिया को डिसॉल्व करने से अमोनिया लिक्विड नहीं बनेगा, बल्कि अमोनिया उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और सैचुरेटेड बना दिया तो उसे लिकर अमोनिया फोर्टिस बुलाएंगे। बाकी अगर बात करी जाए, अगर लिकर अमोनिया का हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं तो ये लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम याद रखना, कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है अमोनिया के बारे में, अगर पढ़ रहे हैं तो इसे प्रिपेयर कैसे करें। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनमें सबसे बेसिक आइडिया यह होता है कि अगर हमारे पास कोई अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट का मतलब अमोनियम आयन उस सॉल्ट के अंदर किसी एनायन के साथ प्रेजेंट है, और ऐसे सॉल्ट की जब रिएक्शन हम कास्टिक एल्कली के साथ कराते हैं यानी बेस के साथ कराते हैं, जैसे स्लेक लाइम ले सकते हो, कॉस्टिक सोडा ले सकते हो, कॉस्टिक पोटास ले सकते हो, तो इससे अमोनिया गैस बनती है। कैसे रिएक्शंस के बारे में अगर बात करें तो हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे रिएक्शन कराई, तो अब यहां पर होगा क्या, यहां पर दरअसल में जैसे ही आप अमोनिया की रिएक्शन स्लेक लाइम बेस से कराओगे तो ये थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट होता है। अब एसिडिक सॉल्ट है तो वही एसिड बेस टाइप वाली रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और यहां पर क्योंकि अमोनिया प्रेजेंट है तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन अगर आप देखो तो लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये बिल्कुल जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते थे वैसी ही कुछ रिएक्शन है। यहां पर बस हो क्या रहा है, हमारे पास एसिड की बजाय एसिडिक सॉल्ट दिया हुआ है।
अब कैसे अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, तो हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कभी भी कोई सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनाया जाए तो उसे हम लोग एसिडिक नेचर का मानते हैं। तो जरा सोचो NH4Cl कैसे बना होगा, NH4OH जो कि एक वीक बेस है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने HCl नाम के स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दी। तो एसिड बेस रिएक्शन करी, सॉल्ट बना, सॉल्ट बनने में यहां से कैटायन आया बेस से और एसिड से आ गया एनायन, अमोनियम क्लोराइड बना। तो अमोनियम क्लोराइड इस स्ट्रॉन्ग एसिड और इस वीक बेस का सॉल्ट होने की वजह से बाय नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर कोई बच्चा ये बात भूल गया था तो अब मैंने उसको याद दिला दिया है, कभी भी सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा, और एसिडिक सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर शो करेगा। जैसे इसकी रिएक्शन बेस से कराओगे लगभग लगभग वैसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बना, वाटर बना, लेकिन क्योंकि यहां पर सॉल्ट में अमोनिया गैस प्रेजेंट थी तो साथ में अमोनिया गैस भी क्या हो गई, लिबरेट हो गई। ऐसे ही अगर आपने मानो अमोनियम क्लोराइड के बजाय अमोनियम सल्फेट ले लिया तो अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 की रिएक्शन से। तो अब ये भी एसिडिक सॉल्ट है, इसकी हमने बेस से रिएक्शन कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, फिर वही रिएक्शन कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बना, साथ में वाटर रिलीज हुआ और अमोनिया गैस रिलीज हो गई। तो इस तरह से ये सॉल्ट हमें लगातार मिलते चले जाएंगे एसिड बेस रिएक्शन की तरह से ही, और अमोनिया गैस रिलीज होती चली जाएगी। ऐसे अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अगर हम लोगों ने सीधे NaOH से करा दी, सेम रिएक्शन सोडियम सल्फेट बनेगा। ये जो बेस का सोडियम है ये अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर रिएक्शन बनाएगा, वाटर बनाएगा रिएक्शन में और साथ में अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम QH के साथ करेंगे तो K2SO4 बन जाएगा, वाटर रिलीज होगा और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होगी। तो नोटिस करना ये रिएक्शन याद करने के लिए कोई नई रिएक्शंस नहीं है। अगर आपको पता है कि यहां पर हो क्या रहा है कि यार किसी भी एसिडिक सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं बेस से कराऊंगा तो बिल्कुल एसिड बेस जैसी रिएक्शन होगी, नया सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा, और क्योंकि यहां पर एसिडिक सॉल्ट में अमोनिया गैस प्रेजेंट है तो साथ में अमोनिया गैस इस रिएक्शन में लिबरेट हो जाएगी। बस इतना सा अगर आप याद रखोगे तो आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि 4 नई रिएक्शन याद करनी है। बस आपको ये फॉर्मूले लिखने आने चाहिए जो हमने कई बार प्रैक्टिस करे हैं कि अगर मान लो इस बेस और इस एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन करा रहे हैं तो बेस से जब सॉल्ट बनेगा तो बेस से आएगा कैटायन तो K प्लस आ जाएगा और यहां से आएगा एनायन तो K2SO4 का फॉर्मूला हम बड़े आराम से बना लेंगे, 2 इधर और 1 इधर, तो फॉर्मूला बन जाएगा K2SO4। साथ में एसिड बेस रिएक्शन है और बेस में KOH है तो वाटर बनेगा, और क्योंकि सॉल्ट में अमोनिया तो अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। तो 4 आपको रिएक्शन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको आइडिया क्लियर है तो ये रिएक्शन आप खुद बड़े आराम से लिख लोगे, और इसीलिए यहां पर मैं तुम्हें ये सारे आइडिया कोर कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं ताकि अगर एक बार कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रिएक्शन तुम अपने आप लिख पाओगे। फिर वो जो हम लोग सोचते हैं ना कि रिएक्शन रटने की जरूरत है, बहुत मिनिमल हो जाएगा रिएक्शन को रटने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे कि लैब में अमोनिया कैसे बनाई जाती है, और ऐसे ही एक और टॉपिक आएगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे करते हैं। तो पहले लैब के बारे में बात कर लेते हैं। तो लैब में अमोनिया दरअसल में सेम रिएक्शन सेम आइडिया से बनाते हैं कि हम लोग अमोनियम का कोई सॉल्ट लेंगे जो कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। यहाँ पे रेशियो जो हम लेते हैं वो 2:3 का लेते हैं। इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क में आप दोनों चीजों को इन्वॉल्व करोगे, जैसे इन्वॉल्व करोगे तो ये रिएक्शन होगी, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे, साथ में बनेगा वही लगभग लगभग एसिड बेस रिएक्शन टाइप वाली रिएक्शन होगी, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और क्योंकि एसिडिक सॉल्ट में अमोनिया गैस प्रेजेंट है तो अमोनिया गैस लिबरेट होगी। तो अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने टिल्टेड क्यों लगा के रखा है, क्योंकि जैसे ही अमोनिया गैस लिबरेट होगी वो बड़े आराम से क्या कर पाएगी, एग्जिट आउट कर पाएगी, और जो भी वाटर यहां पर बनेगा हम चाहते हैं कि वाटर यही राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ही रहे, गैस के साथ, अमोनिया गैस के साथ कम से कम वो आगे ट्रैवल करे, कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करेगा ही करेगा, लेकिन कम से कम ट्रैवल करे। इसलिए हमने राउंड बॉटम फ्लास्क को टेढ़ा करके रखा है ताकि जितना भी वाटर कंडेंस हो वो यहीं पर गिर जाए, आगे आगे प्रोसीड अमोनिया के साथ ना करे। ठीक है, तो यहां पर आपको आइडिया दे दिया गया है कि फ्लास्क को हमने इसलिए टिल्ट करा है ताकि जो भी वाटर बना है वो दरअसल में क्या नाम है, रिएक्शन मिक्सचर में वापस से ट्रिकल डाउन ना करे और रिएक्शन को रोके ना, और यहां पर सारा इकट्ठा होता रहे और साथ में अमोनिया के साथ भी आगे प्रोसीड ना हो। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट है जो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रेशियो है वो 2:3 क्यों लिया है, मतलब हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों लिया है। तो ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना ये दरअसल में वोलाटाइल होता है नेचर में। तो होता क्या है वोलाटाइल नेचर की वजह से, कहां गया टेबल, अरे यार एक मिनट, हाँ, अमोनियम क्लोराइड के वोलाटाइल होने की वजह से होता क्या जरा समझना
आपने इस ब्राउन बॉटम फ्लास्क के अंदर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ले रखा है। अब अमोनियम क्लोराइड अगर वोलाटाइल है तो हीट करने पर वो बहुत सारी वेपर बना लेगा, बट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन हीट की वजह से और अमोनियम क्लोराइड के वोलाटाइल नेचर की वजह से अमोनियम क्लोराइड गैस बन जाएगा। तो गैस सॉलिड के साथ बड़े आराम से रिएक्शन नहीं कर पाती है। तो अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बराबर बराबर अमाउंट में ले लेंगे, या जो रेशियो में दे रखा है, जिस स्टाइकोमेट्री में दे रखा है 2:1 में, उसी में ले लेंगे, तो होगा क्या, रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जरूरत से ज्यादा ले लें तो होगा क्या कि जो अमोनियम क्लोराइड गैस में बना भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से हो सकता है उसके साथ इंटरेक्ट करके और ज्यादा हमें अमोनिया बना के दे दे। तो इसीलिए यहां पर आपको रीजन बताया गया है कि हम 2:3 के रेशियो में इसीलिए लेते हैं अमोनियम क्लोराइड के कंपैरिजन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ताकि जितना भी NH4Cl सबलाइम हुआ है वो दोबारा से काउंटर रिएक्ट कर पाए इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब बेसिकली में NH4Cl के सब्लिमेशन की वजह से जो रिएक्शन में थोड़ा कमी आ सकती है, वो कमी को काउंटरैक्ट करा जा सकता है दरअसल में एल्कली यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ज्यादा अमाउंट की हेल्प से। तो ये लॉजिकल आइडिया कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अच्छे से याद रखना। बाकी अगर आगे बात करें, दूसरा आइडिया हो जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दरअसल में इसलिए यूज करते हैं, हमारे पास तो और भी बहुत सारे बेस अवेलेबल थे, बहुत सारे ऑल भी एल्कली अवेलेबल थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही चीप मटेरियल है और डेलिक्वेसेंट नहीं है अदर लाइक अदर एल्कलीज, मतलब आराम से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या नाम है अपने आप को इनर्ट नहीं करता है। ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अमोनियम सॉल्ट के बारे में यहां पर अगर बात करी जाए, हीट करने पर हमें दरअसल में एल्कली के साथ ये अमोनिया देता है, लेकिन हम NH4NO3 नहीं ले सकते क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, और अमोनियम नाइट्राइड भी नहीं ले सकते क्योंकि हीट करने पर इसके साथ एल्कली बड़े आराम से अमोनिया गैस प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अमोनियम के वो दो सॉल्ट बताओ जो अमोनिया बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकते एल्कली के साथ। तो अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्रेट इसलिए नहीं क्योंकि वो एक्सप्लोसिव है नेचर में, और अमोनियम नाइट्राइट इसलिए क्योंकि वो दरअसल में एल्कली के साथ अमोनिया गैस उतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये सारे इस रिएक्शन के बारे में पॉइंट थे लैब मेथड से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सब बताते हुए चल रहा हूं, अच्छे से कॉपी में नोट करते हुए चलो। हालांकि ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मेरी एडवाइस है कि नोट्स खुद के साथ बनाते चलो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियबल रहेगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे N2O बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में रिएक्शन एक्सप्लोसिव नेचर की होगी। और अमोनियम नाइट्रेट को अगर नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 और वाटर बनेगा। ठीक है। बाकी अब हमने अमोनिया गैस यहां पर बनाई, बट रिएक्शन में साथ में वाटर मॉइस्चर भी बन रहा था। अब कुछ वाटर ऐसा होगा जो कंडेंस होकर यहां इकट्ठा हो जाएगा, बट कुछ वाटर ऐसा होगा जो गैस के फॉर्म में अमोनिया के साथ आगे प्रोसीड करेगा। तो हमें अमोनिया गैस को ड्राई करना है। तो अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए हम इसे पास करते हैं क्विक लाइम के ऊपर से। तो यहां से हमने खाली चैम्बर के ऊपर क्विक लाइम भर दिया है। तो अमोनिया गैस और वाटर वेपर जब यहां से ऊपर पास होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मॉइस्चर जो भी वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ऊपर बस कौन सी गैस जाएगी, अमोनिया गैस जाएगी, जिसे यहां पर हम लोग इस एम्प्टी फ्लास्क के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अमोनिया गैस को ड्राई करा जाता है। तो अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमारे पास वाटर को रिमूव करने के यानी अमोनिया को ड्राई करने के लिए और भी रिएजेंट लैब में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि वाटर को रिमूव करने के लिए बहुत ही कॉमन रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, या फिर एनहाइड्राइज्ड कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन इन तीनों को हम यहां पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि दरअसल में अमोनिया एक बेसिक गैस है और ये इन तीनों के साथ रिएक्शन कर सकती है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम सिर्फ क्विक लाइम का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं। अच्छा, क्विक लाइम मेटल का ऑक्साइड है और मेटल का ऑक्साइड खुद बाय नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और अमोनिया भी कैसी है, बेसिक है। तो बेसिक चीज के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए अमोनिया बिना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे वाटर को रिमूव करते हुए ऊपर बड़े आराम से निकल जाती है। लेकिन हम यहां पर इस मिक्सचर में इस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि तीनों ही चीजें अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। और ये रिएक्शन भी मैंने बता दी है कि अगर आपने अमोनिया H2SO4 से रिएक्शन कराई, अमोनिया बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन करोगे सॉल्ट बनेगा, पर क्योंकि इस बेस में OH नहीं है तो वाटर नहीं बनेगा यहां पे।
याद रखना, हर एसिड बेस रिएक्शन में वाटर नहीं बनता है। एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट हमेशा बनेगा, पर साथ में वाटर तभी बनता है अगर बेस में OH भी प्रेजेंट हो। ठीक है, बाकी अगर अमोनिया की फास्फोरस पेंटॉक्साइड से रिएक्शन कराई तो वाटर की प्रेजेंस में अमोनियम फॉस्फेट बन जाता है, और ऐसे ही अमोनियम की रिएक्शन अगर कैल्शियम क्लोराइड से कराई तो कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया को अपने अंदर डिपॉजिट कर लेता है। तो इसीलिए इन तीनों हम लोग ड्राई एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने HCl की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, ऐसा ही आइडिया हमने HCl की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। तो अगर याद है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि पता चल जाए कि आपको सारी चीजें रिकॉल होते हुए चल रहा है, इससे एक्टिव रिकॉलिंग भी हो जाएगी। और अगर नहीं याद है तो भैया इस पूरे बैकबेंचर सीरीज 2.0 में केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वो टॉपिक भी कवर कर लो ताकि एग्जाम की फुल प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, बाकी अब हमें अमोनिया गैस को कलेक्ट करना है, तो अमोनिया गैस को कलेक्ट करने के लिए हम इन्वर्टेड गैस जार का इस्तेमाल करते हैं, और ये अमोनिया गैस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की हेल्प से कलेक्ट करी जाती है इस एम्प्टी ग्लास जार के अंदर। अच्छा, एम्प्टी से मेरा मतलब ये है कि यहां पर कोई लिक्विड वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट है, एयर तो प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब एक बात, अमोनिया दरअसल में एयर से लाइटर होने की वजह से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब होगा क्या, ये हमारा जो ग्लास चैम्बर आप देख रहे हो ये यहां से ओपन है और ऊपर ये क्लोज है, तो यहां पर पहले क्या भरी रही होगी, एयर भरी रही होगी, फिर नीचे से क्या आ रही होगी, अमोनिया गैस आ रही होगी। ठीक है, तो अमोनिया गैस लाइट होने की वजह से ऊपर उठेगी। ठीक है, और जब ऊपर उठेगी तो ऊपर जो भी एयर है वो यहां से नीचे निकल जाएगी। तो एयर को हम नीचे से निकाल रहे हैं, तो एयर को नीचे से निकालने की वजह से इसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बुलाते हैं। ठीक है, तो एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम अमोनिया को कलेक्ट कर लेंगे। बाकी दूसरी बात, अमोनिया वाटर में बहुत हाईली सॉल्युबल है, इसलिए वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते, वरना अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और आपको अमोनिया गैस नहीं मिलेगी बल्कि अमोनिया का सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अमोनिया गैस को वाटर में क्यों नहीं कलेक्ट करते, या वाटर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कलेक्ट करके क्यों नहीं कलेक्ट करते, क्योंकि अमोनिया वाटर में बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, बाकी छोटी छोटी और बातें करें, लैब में अमोनिया बनाने का एक और तरीका है मेटल के नाइट्राइड्स की हेल्प से। ठीक है, इसमें हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड या फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड को यूज करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में, और थिसिल फनल की हेल्प से इस तरह से उसके अंदर वाटर हम लोग ड्रॉप कराते हैं। तो जैसे ही मैग्नीशियम नाइट्राइड में वाटर आप ड्रॉप कराओगे, तो यहाँ पे मान लो आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड या एल्युमिनियम नाइट्राइड ले लिया, थिसिल फनल की हेल्प से वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराओगे, तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ में जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया गैस बना देगा, और अमोनिया गैस यहां से हम लोग एग्जिट करा लेंगे, और इसे भी कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर ड्राई करके डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से अमोनिया गैस को एम्प्टी कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो आप एल्युमिनियम नाइट्राइड ले रहे हो तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला AlN होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का Mg3N2 होता है, ये फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, अब Mg3N2 कैसे आया, अरे यार मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो गया Mg2+, नाइट्राइड आयन होता है N3-, मतलब नाइट्रोजन एक रहेगा बट इस एक नाइट्रोजन के ऊपर 3- का चार्ज रहता है, तो ये 3 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, तो फॉर्मूला बना Mg3N2। एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे बना, एल्युमिनियम का चार्ज होता है 3+, नाइट्राइड का 3-, अब दोनों पे चार्ज अगर सेम सेम है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसकी एक एक यूनिट इस्तेमाल हो जाएंगी, AlN। ठीक है, तो जैसे वाटर इसमें डालोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप चाहो तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का इस्तेमाल करो या फिर आप एल्युमिनियम नाइट्राइड का इस्तेमाल करो, दोनों से ही अमोनिया गैस बड़े आराम से बन सकती है। ठीक है, बाकी अगर बात करें कि अगर मुझे एक्वस अमोनिया बनाना है, अभी इन दोनों ही स्टेप्स में लैब में हमने गैसियस अमोनिया बनाया है, जिसे एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हमने कंटेन कर लिया है एक कंटेनर के अंदर। अगर मान लो मुझे अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन चाहिए तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो कुछ वैसे ही हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने HCl का एक्वा सोल्यूशन बनाने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करी थी। ठीक है, कि मान लो हमने ये पूरा सेटअप बनाया, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर वगैरह लिया, अमोनिया बनी, अब अमोनिया गैस के फॉर्म में बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक सेटअप बना लेंगे जिसमें एक इन्वर्टेड फनल इस अमोनिया और वाटर के मिक्सचर के एग्जिट ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहां से अमोनिया आएगी, अब अमोनिया क्योंकि वाटर में बहुत हाईली सॉल्युबल होती है, तुरंत आते ही यहां पे डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे ही डिसॉल्व होगी यहां पर एक मोमेंटरली वैक्यूम बनेगा, और जैसे ही वैक्यूम बनेगा तो होगा क्या कि और वाटर ऊपर जाने लगेगा, और वाटर ऊपर जाएगा, जितनी भी अमोनिया पड़ी है डिसॉल्व हो जाएगी, और ओवरऑल जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा थोड़ा सा वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, यहां पर अगर वाटर फनल के ऊपर चढ़ गया
तो थोड़ा सा वाटर का लेवल यहाँ पे गिर जाएगा, और जैसे ही वाटर का लेवल नीचे गिरेगा इस कंटेनर में, तो वाटर थोड़ा नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो वाटर इकट्ठा है अब उसे नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो होगा क्या, जितना भी अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हुआ है वो नीचे गिर जाएगा, और होगा क्या कि अमोनिया थोड़ा सा वाटर में डिसॉल्व होकर नीचे गिर गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, फनल को थोड़ा सा और नीचे करेंगे, पीछे से अमोनिया आती रहेगी और इसमें डिसॉल्व होती रहेगी, लगातार पीछे से अमोनिया आती रहेगी और इस पूरे सेटअप से लगातार वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होती रहेगी। तो यहां से अमोनिया आएगी और यहां पर वाटर में डिसॉल्व होती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर हमेशा हम फनल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यहां पर सीधे हम इस ट्यूब को ऐसे पतला सा ट्यूब क्यों नहीं ले सकते, तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी HCl के केस में। अगर हम पतला सा ट्यूब लेंगे तो यहां पर कई बार इतना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम बन जाता है कि सारा का सारा पानी ना वापस पीछे चढ़ सकता है और वो इस कंटेनर में आके गिर सकता है, तो हमारी रिएक्शन को फिर हिंडर करेगा वो। तो इसीलिए पानी ये जो है मतलब इसका बैक सेक्शन ना हो पाए, इसके लिए हम लोग फनल का इस्तेमाल करते हैं ताकि यहां पर ज्यादा स्पेस अवेलेबल रहे, तो अगर कुछ पानी ऊपर चढ़ना भी चाहता है तो फिर अगर मान लो चढ़ भी जाए तो उसके पास ज्यादा जगह अवेलेबल हो और बैक सेक्शन अवॉइड हो पाए। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना, ये हमने पहले भी याद रखा है कि कभी भी हम लोग दरअसल में अगर बैक सेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम लोग फ्लास्क का इस्तेमाल, फनल का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी ट्यूब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से हम लगातार अमोनिया जितनी इसमें डिसॉल्व होनी चाहिए उतनी डिसॉल्व हो जाती है, सैचुरेट सोल्यूशन बन जाता है और इस तरह से हम लोग अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है और इसमें कई बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हमने फनल का इस्तेमाल क्यों करा, डायरेक्ट डिलीवरी ट्यूब हमने क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि डायरेक्ट डिलीवरी ट्यूब का वॉल्यूम इतना कम होता है कि जब अमोनिया गैस डिसॉल्व होगी और मोमेंटरली जब वैक्यूम बनेगा तो जब पानी तेजी से चढ़ेगा तो अगर जगह कम है तो बहुत सारा पानी ऊपर चढ़ जाएगा, जगह कम है वॉल्यूम कम है, पतली सी ट्यूब है तो पतली सी ट्यूब है तो वॉल्यूम कम होने मतलब वॉल्यूम कम है तो जैसे ही पानी चढ़ेगा तो पानी एकदम बैक तक ऊपर आ सकता है और वो फिर इस मिक्सचर को हिंडर कर सकता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग फनल का इस्तेमाल करते हैं। तो देख रहे हो कैसे कैसे हम लोग छोटी छोटी इंजीनियरिंग लगाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एज ए साइंस स्टूडेंट हमें यही तो सीखना होता है, यही छोटी छोटी सी आइडिया कि यार ये एक प्रॉब्लम आई है, इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या अपना पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। तो हमारे साइंटिस्टों के सामने जब बैक सेक्शन की प्रॉब्लम आई उन्हें रियलाइज हुआ यार वो कम वॉल्यूम की वजह से पीछे चढ़ जा रहा है, तो किसी तरह से अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए यहाँ पर अमोनिया गैस जब उसमें डिसॉल्व हो उसके लिए तो शायद बैक सेक्शन रुक जाए। तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा फनल का इस्तेमाल करा, नीचे से चौड़ा मुंह इस्तेमाल करा ताकि बैक सेक्शन को थोड़ा सा रोका जा सके। ठीक है, बाकी अब अगर मान लो इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया बनानी है, क्योंकि अमोनिया का ना इंडस्ट्रियल लेवल पे क्यों बनानी है, क्योंकि अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने में एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है और किसी भी देश में, ठीक है, जो इतने लेवल पर हमें क्रॉप उगानी पड़ती है वो नेचुरल फर्टिलाइजर से उग ही नहीं सकती, मतलब लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमें मतलब क्या नाम है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है और इसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो होती है, जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है अमोनिया। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, इवन अपने इंडिया में भी बहुत सारे अमोनिया के प्लांट हैं, ठीक है, जिसमें अमोनिया का इस्तेमाल करके हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, यूरिया या इस तरह की चीजें बनाते हैं। और अमोनिया बनाने का जो आइडिया है वो हैबर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ना इसकी हिस्ट्री भी यार, हैबर प्रोसेस की ना, मतलब हैबर की जो कहानी है वो भी बहुत यूनिक है। मतलब आप हैबर को मतलब एज इन हिस्ट्री समझ में नहीं आता है कि उसे क्या बोला जाए, उसे हीरो बोला जाए या उसे विलन बोला जाए। हीरो इसलिए क्योंकि उसने इंडस्ट्रियल ऐसा मेथड बनाया जिससे अमोनिया को बहुत लार्ज स्केल पे बनाया जा सकता है ताकि फर्टिलाइजर्स हमारी क्रॉप्स को आराम से मिल सके और पूरी हमारी जो पॉपुलेशन है उस तक खाना पहुंच सके, क्योंकि इससे पहले फर्टिलाइजर्स बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्रॉप उगाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए पुराने टाइम में बहुत जगह फेमाइन्स आया करते थे। पर हैबर ने जब ये मेथड डेवलप कर दिया अमोनिया को लैब में बनाने का, तो उसको फिर इंडस्ट्रियल स्केल पर हमने अप्लाई कर दिया और इससे फर्टिलाइजर बनने लगे। बट इसीलिए उसे कई लोग हीरो मानते हैं, लेकिन विलन भी इसलिए मानते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने कुछ ऐसे केमिकल वेपन्स बनाए थे जिससे मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ह्यूमंस की लाइफ का लॉस हुआ था। तो इसीलिए हिस्ट्री उसे सही से ट्रीट ही नहीं कर पाता, समझ में नहीं आता उसे हीरो बोला जाए या विलन बोला जाए। हालांकि हम हिस्ट्री में नहीं जाते, हम लोग मेन मुद्दा आगे के पढ़ते हैं कि अमोनिया कैसे बनाई जाती है हैबर प्रोसेस की हेल्प से। तो हैबर ने दरअसल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे और अंडर सूटेबल कैटलिस्ट मिलाया, और जैसे ही उन्होंने मिलाया बस यूरेका, उन्हें मिल गई अमोनिया गैस। ठीक है, तो यानी अमोनिया गैस हैबर प्रोसेस में अगर हमें बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन हमें दरअसल में ट्रिपल अमाउंट में चाहिए होगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, और
अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए होंगी, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है, ऑलमोस्ट 200 एटीएम का प्रेशर, ठीक है। फिर टेम्परेचर भी हाई चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए होता है, 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस। हालांकि किसी रिएक्शन के लिए उतना हाई फाई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन तब भी डिसेंट टेम्परेचर है। कैटलिस्ट हमें फाइनली डिवाइडेड आयरन चाहिए होता है, और इस कैटलिस्ट को प्रमोट करने के लिए, कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोलिब्डेनम या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन हमें याद रखने की जरूरत होती है। और ये हमारा पूरा एक सिंपल सा सेटअप होता है, जिसमें जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अमोनिया बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्रेसर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को 1:3 के रेशियो में मिक्स करते हैं। कंप्रेसर क्या करेगा, इसका प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर कहां तक ले जाएगा, लगभग 200 एटीएम तक। फिर यहां से जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिक्सचर है उसे कैटलिटिक चैम्बर में भेजा जाता है, यानी जहां पर हमारा कैटलिस्ट प्रेजेंट है। और टेम्परेचर यहां पर रहता है लगभग 450-500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और यहां पर इस कंप्रेसर की वजह से प्रेशर रहता है ऑलमोस्ट 250 एटीएम। तो यहां पर अपने आप रिएक्शन होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन की और अमोनिया बनेगा। और ये अमोनिया फिर हम कूल करके लिक्विड अमोनिया अलग कर लेते हैं, और जो भी हमारे पास ऐसी चीजें हैं या अनकंबाइंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो उसे वापस से कंप्रेसर के थ्रू इस प्रोसेस में दोबारा हम लोग लगातार यूटिलाइज करते रहते हैं। हालांकि ये डायग्राम आपको आपके एग्जाम में बनाने को शायद ही आएगा, या इसकी लेबलिंग कहीं आएगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आइडिया होता है। अपनी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, ज्यादा ही बेटर रहेगा। तो यही वही डायग्राम, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल में आपको बता दिया कि क्या क्या हो रहा है। मेन है हमारा दरअसल में कैटलिटिक चैम्बर, जहां पर ये रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये वाली बात याद रखना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। और हमें जो कैटलिस्ट चाहिए होता है वो होता है आयरन, ठीक है। और साथ में हम प्रमोटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी आगे अगर बात करें, अमोनिया जब इस प्रोसेस में बनाई जाती है तो रिकवर कैसे करी जाती है। तो देखो यहां पर हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे भी, तो ऐसा नहीं होता कि जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपने इस्तेमाल करा है सारा का सारा यूज हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारे पास बचता है। तो यानी जब यहां से एग्जिट होगा, जरा समझना, हमने कंप्रेशन से जब यहां पर हमने भेजा है तो हमने क्या भेजा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब यहां पर रिएक्शन हुई तो क्या क्या बना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया। तो सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाता है अमोनिया बनाने के लिए, कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड बचा रहता है, तो वो भी हमारे पास यहां पर मिक्सचर में आगे जाएगा। तो अब इस जगह पर जो आगे चीज जा रही है वो अकेले अमोनिया नहीं है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। तो हमें इसे सेपरेट करना है, इसी को बुलाते हैं अमोनिया की रिकवरी। तो अमोनिया की रिकवरी कैसे करी जाती है, तो जितना भी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहां पर कैटलिटिक चैम्बर के आगे हमें मिलता है, इसे सेपरेट करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो है लिक्विफिकेशन। दरअसल में अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आसानी से लिक्विड बन जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आराम से लिक्विड नहीं बन पाते। तो यहां पर हमने कंडेंसर या कूलिंग पाइप्स लगाए होते हैं, जिसमें टेम्परेचर इतना कम होता है कि अमोनिया जो गैस है, यानी यहां से जो अमोनिया गैस आ रही है वो लिक्विड अमोनिया बन जाए। पर जो हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो अभी भी क्या रहेगा, गैस रहेगा। तो होगा क्या, लिक्विड अमोनिया यहां से सेपरेट हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है उसे वापस से हम पीछे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, फिर से और अमोनिया बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक तरीका होता है कि आप अमोनिया को वाटर में एब्जॉर्ब कर लो, ये भी एक मेथड है, क्योंकि अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बट नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाटर में इतने आराम से डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग अमोनिया की रिकवरी करते हैं, उसे अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ निकाल सकते हैं। अच्छा, इस आइडिया में अगर कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि यहाँ तो वन वे टीचिंग चल रहा है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करी जाएगी कि आपका वो डाउट रिजॉल्व करा जा सके। या अभी ना बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो अपने डाउट पॉइंट आउट करके रखते रहना। जब लाइव क्लासेस होंगी बिंदास पूछते रहना यार, ये सब दोबारा अपन रिवाइज करेंगे, एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड करा के भेजेंगे तुम्हें, समझ लेना एग्जाम के लिए। अच्छा, हैबर प्रोसेस के बारे में, छोटी छोटी रिएक्शंस के बारे में, मतलब की रिएक्शन के बारे में जो बातें इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने की वजह से दरअसल में ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर फेवर होती है, ठीक है। देखो एक टॉपिक होता है लीच एडलर प्रिंसिपल। लीच एडलर प्रिंसिपल ये बोलता है किसी भी रिएक्शन को, देखो अगर तुम्हें फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं पर भी भेजना है, तो तुम उस रिएक्शन में जो भी कॉज क्रिएट करोगे इक्विलिब्रियम पर उसे डिस्टर्ब करने का, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाने वाली रिएक्शन है, ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब, ये रिएक्शन अगर इस डायरेक्शन में पढ़ोगे तो इसे फॉरवर्ड रिएक्शन बुलाएंगे, इस डायरेक्शन में पढ़ोगे तो इसे बैकवर्ड रिएक्शन बुलाएंगे। तो ये रिएक्शन ना दोनों डायरेक्शन में होती रहती है।
तो अगर मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है तो मुझे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजनी पड़ेगी। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए आइडिया क्या है वो हमें बताता है ली चैटलेट प्रिंसिपल। ली चैटलेट प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजने में ना हीट रिलीज हो रही है, तो अगर तुमने इसका टेम्परेचर कम रखा तो मतलब ये हीट जो है ये उतने रिलीज नहीं होगी, और अगर हीट रिलीज नहीं होगी तो ये रिएक्शन चाहेगी कि हीट और बने। ली चैटलेट प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी दोनों डायरेक्शन में यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होने लगती है जिसका तुम इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हो। जैसे यहां पर तुम चाहते हो हीट, इस रिएक्शन का काम है हीट बनाना, तो अगर तुम टेम्परेचर कम रख दोगे तो हीट उतनी बनेगी नहीं, तो रिएक्शन अपने आप चाहेगी हीट बने, तो हीट बनने के लिए फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड अगर जाएगी तो अपने आप अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया का अमाउंट ज्यादा बनाने के लिए ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो रखते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर ये एंडोथर्मिक होती तो हमें टेम्परेचर को बढ़ा के रखना पड़ता। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। ठीक है, चलो अच्छा, लो टेम्परेचर बोल तो रहे लेकिन फिर भी टेम्परेचर लगभग लगभग कितना होता है, 450 से 500 डिग्री। सुनने में बहुत हाई है बट रिएक्शंस के लिए ठीक है ठाक है टेम्परेचर। बाकी दरअसल में वही ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इस रिएक्शन में अमोनिया बनाने के लिए कंडीशन है वो है हाई प्रेशर की। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पूछी जाए अमोनिया बनाने के लिए, तो अमोनिया बनाने के लिए टेम्परेचर हम रखेंगे लो और प्रेशर रखेंगे हाई, क्योंकि हाई प्रेशर क्या करेगा, रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा जहां पर गैस का अमाउंट कम है। तो यहाँ पे देखो गैस के 1 और 3 4 मोल है, बट यहाँ पे बस 2 ही मोल है। तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर गैस के मोल्स कम हो। तो क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स कम है तो अपने आप अमोनिया बनने लगेगा, और वही हमारा अल्टीमेट गोल है, अमोनिया को ज्यादा बनाना। यही चीज यहां पर मेंशन है कि हाई प्रेशर दरअसल में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को प्रेफर करता है। अच्छा, बोल अपन हाई प्रेशर रहे हैं तो कितना रखना है, लगभग लगभग 200 से 250 एटीएम के आसपास। ठीक है, बाकी इस रिएक्शन को और अच्छी अमोनिया की यील्ड बनाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट और प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो फॉरेन सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन उसके रेट को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को जल्दी जल्दी करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली डिवाइडेड आयरन का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और प्रमोटर यानी जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है वो होता है मॉलिब्डेनम या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाता है। अच्छा याद रखना, प्रमोटर खुद इटसेल्फ कैटलिस्ट नहीं हो सकता। प्रमोटर का काम है दरअसल में रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मम्मी की चप्पल, वो प्रमोटर है, वो हमसे पढ़ाई करवा देती है अच्छे से, पर कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट तो मम्मी है ना, कि भैया वो खड़ी रहेंगी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मम्मी के हाथ में अगर चप्पल है तो हम और ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कैटलिस्ट और प्रमोटर के अंदर। ठीक है, अकेले चप्पल रखी है कमरे में तो उसके डर से तुम पढ़ोगे नहीं, पर मम्मी के हाथ में अगर चप्पल है तो तुम पढ़ोगे। बिल्कुल वैसे ही कि जो हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड और मेलिबेडनम होते हैं ये चप्पल की तरह काम करते हैं, अगर अकेले हैं तो ऐसा कैटलिस्ट काम नहीं करेंगे, बट कैटलिस्ट के साथ है तो वो एक्टिविटी उसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, बाकी आगे बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की क्या क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया गैस जो है वो कलरलेस होती है, इसकी ओडर जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पंजेंट होती है। अगर आप इसको स्मेल करोगे ना तो आपको बड़े सफोकेटिंग सी स्मेल आएगी, इरिटेटिंग स्मेल आएगी। जैसे मुझे याद है लैब में हम लोग को एक बार मतलब जब मैं बीटेक कर रहा था केमिकल इंजीनियरिंग में, तो हम लोग को लैब में अमोनिया की कोई रिएक्शन तो प्रोसीड करनी थी, कुछ तो कराना था, तो मैंने ना गलती से इनहेल कर लिया था उसके लिक्विड को थोड़ा सा। ठीक है, तो वो भाई इतनी इरिटेटिंग स्मेल होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, तो बड़ी ही इरिटेटिंग सी स्मेल होती है उसकी। ठीक है, टेस्ट के बारे में अगर बात करें क्योंकि थोड़ा सा वो बेसिक होता है तो इसलिए वो स्लाइटली बिटर होता है। अगर बात करें इसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस के बारे में तो वैसे तो ये नॉन पॉइजनस है इफ इनहेल्ड, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़े बहुत परेशानी ला सकती है, आपको इरिटेशन होती है, ईयर आता है, मतलब आपके आंखों में टीयर आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। डेंसिटी के बारे में अगर बात करें तो एयर से लाइटर होती है, और नेचर में कैसी है, एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है। ठीक है, बाकी ये बेसिक होती है, ये कैसे पता चलेगा, बड़े आराम से फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से इसको हम लोग पता कर सकते हैं। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था। अच्छा, हम लोगों ने HCl में करा था, वहां पर रेड फाउंटेन मिला था, यहाँ पर ब्लू फाउंटेन मिलेगा। तो सेटअप क्या था फिर से बात बता देता हूँ। हम लोग एक इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और इसके माउथ पर एक ऐसा कॉर्क लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। इस कॉर्क में 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक में हम लोग वाटर भरते हैं और दूसरे को एक ग्लास ट्यूब की हेल्प से एक रेड लिटमस के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो ये लंबी सी ग्लास ट्यूब पहले वाले होल में से पास होते हुए गई है और दूसरे में एक छोटा सा ड्रॉपर ले लिया जिसमें पानी है, और हम लोग इस पूरे सेटअप को बनाने से पहले इस बॉटम फ्लास्क के अंदर अमोनिया गैस भर लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आप इस ड्रॉपर से पानी को
दबाकर अंदर भेजोगे तो ये ड्रॉपर में ना पहले से पानी भरा होता है, ये आपने फंसा के रखा हुआ है, तो जैसे ही ड्रॉपर को प्रेस करोगे तो वैसे ही बहुत सारा पानी अंदर अंदर चला जाएगा। अंदर जैसे ही पानी जाएगा तो अंदर पहले कौन सी गैस भरी हुई थी, अमोनिया। जैसे ही अमोनिया गैस को पानी मिलेगा, तो हमें पता है अमोनिया गैस वाटर में अच्छे अमाउंट में डिसॉल्व हो जाती है, तो अमोनिया जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन बनेगा। पर जैसे ही अंदर गैस डिसॉल्व होगी और वो एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट होगी, अंदर क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम, प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो नीचे से बहुत तेजी से जो सोल्यूशन है वो ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप करते क्या हो, जैसे स्ट्रॉ को अपने माउथ में रख के सक करते हो तो आप बीच में वैक्यूम क्रिएट करते हो, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से सटाक से जो लिक्विड है वो आपके स्ट्रॉ में चढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा यहां पर। जब तक अमोनिया गैस थी तब तक तो ऊपर से नीचे इतना प्रेशर लग रहा था कि यहां से कोई भी लिक्विड ऊपर नहीं आ पा रहा था, पर जैसे ही हमने ड्रॉपर की हेल्प से अमोनिया को डिसॉल्व करा दिया, प्रेशर हो गया यहाँ पे कम। प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो यहाँ से बहुत तेजी से रेड लिटमस सोल्यूशन ऊपर बढ़ने लगा, और जब रेड लिटमस सोल्यूशन ऊपर गया तो माउथ ऊपर छोटा होता है तो फाउंटेन की तरह वो पानी फैलता है, ब्लू लिटमस का सोल्यूशन, सॉरी रेड लिटमस का सोल्यूशन। पर क्योंकि यहाँ पर अमोनिया गैस प्रेजेंट है और कुछ ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है, तो वो सब रेड लिटमस के साथ रिएक्शन करने लगती है। और हमें पता है रेड लिटमस के साथ, क्योंकि अमोनिया एक बेस है, जैसे ही रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, ब्लू सोल्यूशन, तो हमें ब्लू कलर का फाउंटेन देखने को मिलता है। और ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर्ली दिखाया भी था HCl के केस में, अगर आपको जाके देखना है तो जाके प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या यहाँ पर होता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कि आइडिया आपको पता है, ये नोट्स में आपके काम आ जाएगा। तो अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो मैं थोड़ा सा साइड में हूँ, अभी पॉज करके आप आराम से लिख लेना, ठीक है। अदरवाइज कहानी मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मुझे उम्मीद है जो बच्चे शुरुआत से कैरी मतलब इस टॉपिक मतलब पूरी सीरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने HCl में इसको और डिटेल में भी समझा है, ठीक है। बाकी अगर बात करें अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये किस तरह से केमिकल रिएक्शंस देता है, तो सबसे पहला अमोनिया हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, यानी हैबर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है। तभी हमने पढ़ा था कि अमोनिया की जो हैबर रिएक्शन है वो बोथ डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ठीक है। बाकी अमोनिया बेसिक है, तो बेसिक नेचर वो कब शो करती है, नॉर्मली जब वाटर में उसे डिसॉल्व कर देते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोसिएट हो जाता है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, और इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं। पता कैसे चलता है, तो दरअसल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अगर रेड लिटमस है उसे ब्लू कर देता है, मेथिल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसे वो येलो कर देता है, और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर बेस में पिंक हो जाता है, वैसे वो कलरलेस होता है तो फिनोप्थिलीन को ये पिंक कर देता है। तो ये जो कलर चेंजेस है इंडिकेटर के, ये भी याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, खास तौर पे फिनोप्थिलीन और लिटमस तो आपको अक्सर याद ही रहता है। तो फिनोप्थिलीन खुद कलरलेस है पर बेस में वो पिंक हो जाता है, ठीक है, और ऐसे ही फिनोप्थिलीन खुद कलरलेस है और एसिड में वो कलरलेस ही, तो ये वाली बात याद रखना। बाकी रेड लिटमस बेस में ब्लू हो जाता है और ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है, ठीक। बाकी अमोनिया की रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो अमोनिया अगर एक बेसिक गैस है तो इसकी सबसे कॉमन रिएक्शन किसके साथ होगी भाई, एसिड के साथ, और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, यहां वाटर नहीं बनेगा। क्यों वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि अमोनिया गैस की अगर तुमने रिएक्शन कराई तो अमोनिया गैस में OH है ही नहीं जो वाटर बने, तो अगर आपने अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वही बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो सॉल्ट बनाने में जो केटायन है वो बेस से आएगा और जो एनायन है वो एसिड से। तो हमारे पास केटायन है अमोनियम आयन और एनायन है Cl-, तो इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा NH4Cl। बट अगर मान लो अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके तुमने रिएक्शन नहीं कराई, तुमने डायरेक्ट अमोनिया की HCl से रिएक्शन करा दी, तो ये बना लेता है NH4Cl। वाटर नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर कोई OH प्रेजेंट नहीं है। ये वाला एक कैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। और अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट कलर का आपको पाउडर देखने को मिलता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। बाकी अगर आपने HNO3 लिया तो NH4NO3 बन जाएगा, आपने H2SO4 लिया तो NH4 होल ट्वाइस SO4 बन जाएगा। ये वही है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ये वही रिएक्शन रिपीट हो रही है। तो इसलिए देखो मैं रिएक्शन को ना की आइडिया के साथ तुम्हें बताते हुए चलता हूं, ताकि आपको ना ये रियलाइज हो बहुत सारी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रिएक्शन का कोर आइडिया पता है तो रिएक्शन तो अपने आप लिख भी पाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, ठीक है। सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ऐसे अगर मान लो मैं तुमसे कोई नई रिएक्शन पूछ लूं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मैं HBr से रिएक्शन कर रहा हूं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आई गेस बना पाओगे। अब आपको दिखाई दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये एसिड है,
तो एसिड बेस की रिएक्शन करोगे सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का केटायन आएगा बेस से और एनायन आएगा एसिड से। इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दो तो सॉल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा NH4Br और साथ में वाटर बन जाएगा। तो आप नई रिएक्शन भी लिख पाओगे। अगर आपको कोर आइडिया पकड़ में आ गया है तो आप नई रिएक्शन खुद से लिख पाओगे, टेंशन मत लो। बस इनको ध्यान में रखते रहो। सबसे मेन जो लड़ाई है वो इंफॉर्मेशन को दिमाग में बैठा लेने की है। आप जितना अच्छे से दिमाग में इंफॉर्मेशन बैठा लोगे आप उतने आराम से एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, इसीलिए जो लोग कई बार बोलते हैं ना कि यार रट के क्या होगा, रट के क्या होगा, अरे भाई रट के ही सब कुछ होगा। क्योंकि अगर आपने रटा नहीं तो वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, और अगर वो चीज आपके दिमाग में बैठी नहीं तो जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। भाई हनुमान जी के बारे में अगर आपको पता हो तो वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बलवान थे। ठीक है, उन्होंने अपने छोटी सी मतलब बाल्यकाल में, अपनी छोटी सी मतलब बच्चों वाली एज में सूरज को निगल लिया था, ऐसी किंवदंती है। पर इसी डर से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनकी शक्तियों को उनको भुलवा दिया था। तो इतने पावरफुल होने के बाद भी उन्हें अपनी शक्तियां याद नहीं थी। ठीक है, और याद ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते थे। उन्हें जब सीता जी को ढूंढना था तो समुद्र पार करके लंका की तरफ जाना था, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो जा सकते थे, लेकिन उन्हें वो याद ही नहीं आ रहा था। तो इसी तरह से तुम ये जो इतनी नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, ये बहुत पावरफुल सोर्स है तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे से कराने के लिए। बट अगर याद नहीं हुई तो वो बेड़ा पार नहीं होगा। तो इसलिए दिमाग में बैठाना जरूरी है, चीजों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, खासतौर पे ऐसे सॉल्ट जो एसिडिक हैं, जैसे देखो FeSO4 H2SO4 की हेल्प से बना होगा, एसिडिक सॉल्ट है। FeCl3 HCl की हेल्प से बना होगा, एसिडिक सॉल्ट है। PbNO3 HNO3 की हेल्प से सॉल्ट बना होगा, एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट की रिएक्शन अगर अमोनिया बेस से कराओगे तो वही सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एसिड बेस की रिएक्शन करा रहे हो तो सॉल्ट बनेगा। अब इसमें एक्चुअल में कोई वाटर वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि आप सॉल्ट की रिएक्शन सॉल्ट से करा रहे हो। तो होता क्या है, दूसरा सब्सटेंस भी सॉल्ट बनता है, और अक्सर ये सॉल्ट जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो जैसे हमने आयरन सल्फेट की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो सल्फेट मिल गया अमोनिया को और आयरन मिल गया OH को। अब आयरन हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काउंट होता है। और आपको एक बात याद रखनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली तभी ट्रिगर होती हैं जब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से एक प्रेसिपिटेट बना रहा हो। तो क्योंकि यहां पर आयरन हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंटिन्यू हो पा रही है। अब सुनो एक और बात, इस रिएक्शन में रिएक्शन लिखते टाइम बच्चे गलती कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक सॉल्ट का कैटायन दूसरे के एनायन को मिल जाता है और दूसरे का कैटायन पहले वाले के एनायन को। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते टाइम उन्हें ये याद रहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी है, आयरन का OH के साथ रिएक्शन करा दो, तो वो FeOH बना देते हैं। अरे नहीं करना है यार, इतनी बार तो बता दिया। अगर आपको पता चल गया सॉल्ट बनाना है तो आप इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करो। आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 2+ है, OH की 1- है, तो जब इंटरचेंज करोगे तो फॉर्मूला FeOH होल ट्वाइस बनाना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे यहां पर अमोनियम आयन को जब सल्फेट के साथ कंबाइन कराना है तो NH4SO4 नहीं लिख देना है आपको। अमोनियम आयन पे चार्ज होता है +1, सल्फेट पे 2-, तो 2 इसको मिलेगा, 1 इसको मिलेगा, तो फॉर्मूला आएगा NH4 होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, और ये आयरन हाइड्रोक्साइड का डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये प्रेसिपिटेट्स के कलर याद रखने पड़ेंगे मेरे भाई, ये तो यार इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपने आयरन क्लोराइड FeCl3 लिया तो यहाँ पर FeOH होल थ्राइस बनेगा, इसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, आपने लेड नाइट्रेट लिया तो PbOH होल ट्वाइस बनेगा, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। जिंक नाइट्रेट लिया तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसका व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनेगा। कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर का प्रेसिपिटेट जो होता है मोस्टली ब्लू कलर का आता है। तो कॉपर के जो प्रेसिपिटेट है वो ब्लू कलर के, आयरन अगर 2 वाला है तो उसका ग्रीन प्रेसिपिटेट, और 3 में है तो उसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। तो ये रिएक्शन इस तरह से कैरी आउट होंगी बड़े आराम से। इनको करने का मैंने तरीका बता दिया। ये सारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड हैं। बस डबल डिस्प्लेसमेंट में जो सॉल्ट बनाने हैं वो उनके कैटायन और एनायन के चार्जेस को इंटरचेंज करके बनाना। ये नहीं कि बस आपने इसका कैटायन उसको उस एनायन को दे दिया और ये कैटायन दूसरे वाले एनायन को दे दिया, ये नहीं करना। फॉर्मूला सही से बनाना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीजें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही हैं। तो अमोनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और आयरन अमोनिया को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आयरन अमोनिया को डिस्प्लेस करके OH के साथ जुड़ रहा है, तो फॉर्मूला सही से लिखना है। और अमोनिया आयरन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो ये बन रहा है। फॉर्मूला सही से लिखना है, ये नहीं कि ये 3 क्लोरीन हो रहे हैं तो यहां पर भी 3 लिख दिया, नहीं भाई ये मत करना बस। ठीक है,
बाकी ऑक्सीजन के साथ तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ कुछ तो गड़बड़ कर दी यार रिएक्शन यार। श्योर ये वाटर बनाना था यार गलती से। तो अमोनिया की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है और साथ में वाटर बनता है। इस तरह से अमोनिया नाइट्रोजन गैस के साथ अमोनिया ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर सकती है। बाकी अमोनिया का हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे जहां अभी पीछे डायरेक्ट अमोनिया की रिएक्शन, डायरेक्ट हमने अमोनिया की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराई तो नाइट्रोजन और वाटर बना, बट अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराओगे जैसे कि प्लैटिनम वगैरह के प्रेजेंस में, तो अमोनिया की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराओगे तो नाइट्रोजन बनने की बजाय नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, और ये एक तरह की ब्राउन कलर की गैस होती है। ये आपको सेटअप दे रखा है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब है, यहां पर हमने कॉर्क लगाया है, इससे हमने एंट्री कराई दो साइड से, एक तरफ से ड्राई अमोनिया एक तरफ से ड्राई ऑक्सीजन, बीच में हमने धर दिया यहाँ पे कैटलिस्ट और इसको हीट दे रहे हैं तो ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो पाए। अब यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ रही है तो यहाँ पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पहले NO बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, और यहीं पर फर्दर और ऑक्सीडेशन होकर NO और O2 आपस में कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम देखने को मिलेंगी इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। तो ये NO2 गैस बनाने में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाने में भी इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बुला रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जाकर नाइट्रोजन में ऐड हो रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बुला रहे हैं, और कैटलिस्ट प्लैटिनम यूज कर रहे हैं इसलिए इसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बुला रहे हैं। तो ये पूरा सेटअप याद रखने की जरूरत है आपको। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो 150 डिग्री सेल्सियस और 150 एटीएम प्रेशर पे, तो ये कंपाउंड बनता है NH2CO NH2, ये है यूरिया, और यही एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है क्रॉप्स में। ठीक है, तो जो हमने हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया था उससे फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के। बाकी अमोनिया खुद एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके खुद N2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्लोरीन को NH4Cl में रिड्यूस कर देता है। अगर हमने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो HCl बनता है और NCl3 बनता है। तो नोटिस करना अमोनिया की ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों क्लोरीन के साथ है, बट एक बार अमोनिया एक्सेस में और एक बार क्लोरीन एक्सेस में। तो कई बार ये आपको बता दिया जाता है कि कौन सी चीज एक्सेस में, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का आइडिया बदल जाता है। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो हमें NH4Cl मिलता है, साथ में N2 मिलता है, और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो HCl बनता है और साथ में NCl3 बनता है। तो ये आइडिया याद रखना। बाकी कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, अमोनिया इसको रिड्यूस कर देता है कॉपर में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रोजन में और साथ में वाटर बनता है। लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का सॉलिड है, अमोनिया से रिड्यूस कर देता है क्या नाम है, प्योर लेड में, और प्योर लेड ग्रेश सॉलिड होता है, साथ में नाइट्रोजन के फॉर्म में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और वाटर बनता है। ये दोनों रिएक्शन सेम ही है, बस कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया और लेड ऑक्साइड लेड में रिड्यूस हो गया। तो प्योर कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जैसे हमने घरों में देखा ना जो वायर्स होते हैं कॉपर के रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, तो वही आपको रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी अमोनिया के यूजेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला यूज यार फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है, जो हम लोग ओसवाल्ड प्रोसेस में पढ़ेंगे भी। ठीक है, बहुत सारे आर्टिफिशियल क्या नाम है फाइबर्स बनाने में काम आता है, जैसे रेयॉन हो गया, प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में इसका काम आता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट कूलिंग एजेंट की तरह अमोनिया का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर पर ये सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, और क्लीनिंग एजेंट की तरह भी अमोनिया का इस्तेमाल करा जाता है, ग्रीस, ऑयल स्टेन्स, ग्लास सरफेस, इनको साफ करने के लिए अमोनिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेन तो इसमें केमिकल रिएक्शन, हैबर प्रोसेस और लैब प्रोसेस था और फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप ये अमोनिया वाला आइडिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ऑलमोस्ट लेस देन 50 मिनट के अंदर ही मैंने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है, और बोलने को लेस देन 50 मिनट है, 25 मिनट में ही खत्म हो गया है, क्योंकि देख तो तुम 2x स्पीड पे ही रहे होगे। ठीक है, तो आई गेस ये पूरा आइडिया क्लियर है। नोट्स अच्छे से बना के रखना, बस ये मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या है, अपील कर रहा हूँ भाई नोट्स बना के चलते चलो, क्योंकि ना एग्जाम के पहले हम डेफिनेटली लॉन्ग मैराथन सेशंस, लाइव सेशन सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने नोट्स से पढ़ने की जो बात होती है भाई, रिवीजन के टाइम पे जो चीज़ें अपने आप समझ भी आती है ना, वो साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं
ठीक है, मतलब कई सारी साइंस की मतलब साइंस बैक थ्योरीज है कि अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो कई बार कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इसलिए नोट जरूर बनाते हो। चलो, बाकी आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, और जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू।